अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, आई एम आफ्टर आशिक। आई होप यू ऑल आर फाइन। जैसा कि आप जानते हैं कि हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 दैट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और आज है इसका सेकंड लेक्चर। पिछले लेक्चर के लास्ट पे हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 4.1 और आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे विद क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 4.1। क्वेश्चन नंबर 2 क्या रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमारे पास डिफरेंट सिचुएशंस दी गई है, हमारे पास डिफरेंट वर्ड प्रॉब्लम्स दी गई है, हमारे पास डिफरेंट स्टेटमेंट्स दिए गए, हमने इनको रिप्रेजेंट करना इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसका मतलब है हमने इनकी कॉरस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनानी है। क्या तुझे याद है लेक्चर नंबर 1 जहां मैंने तुझे बोला था रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में मैंने कहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है सिर्फ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमारे पास रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में भी बनती है। जहां पे मैंने तुझे एक रियल लाइफ प्रॉब्लम बोली थी कि सपोज ए पार्क द ब्रेड्थ ऑफ द पार्क इज ट्वाइस इट्स लेंथ, लेट द लेंथ बी x, दैट मींस ब्रेड्थ इज 2x एंड द एरिया ऑफ द पार्क इज 300 centimeters square. This is a statement, this is a real life problem, this is a word problem, this is what we call as this is a situation. मैंने कहा था कि ये हमारे पास एक सिचुएशन है, इस मतलब इसको हमने सॉल्व करना है। हमने क्या फिर हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करनी है लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ दिस पार्क। हम लेंथ और ब्रेड्थ ऑफ दिस पार्क कैसे फाइंड करेंगे, हम सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, छोटा बच्चा भी लगाएगा। एरिया की फॉर्मूला, दैट मींस एरिया है हमारे पास 300। एरिया किसके बराबर होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ इज x एंड ब्रेड्थ इज 2x, दैट मींस 2x स्क्वायर। ये हमारे पास बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जरा मुझे जल्दी बोल, हमारे पास क्या थी सिचुएशन, हमारे पास क्या थी वर्ड प्रॉब्लम, हमने इसको किस में कन्वर्ट किया, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग क्या बनाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, सॉल्व करने का मतलब कल बोला था इस x के रूट्स फाइंड करना है। सो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करना, रूट्स फाइंड करने का मतलब क्या हुआ, इस x के वैल्यू फाइंड कर। इस x के कितने वैल्यूज होते हैं सर, 2 डिस्टिंक्ट वैल्यूज होते हैं। उन्हीं 2 डिस्टिंक्ट वैल्यूज में एक को हम इग्नोर करके एक को बोलते हैं दैट रिप्रेजेंट्स द x, दैट रिप्रेजेंट्स x। और x क्या है हमारे पास, लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगुलर पार्क एंड फिर ब्रेड्थ अगर निकालनी होगी दैट्स 2 टाइम्स x। दैट मींस इस प्रॉब्लम को मैं तभी सॉल्व कर पाऊंगा जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट हो, जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए। लेकिन मगर मुझे गर्ज उससे नहीं है, मुझे गर्ज इससे है कि रियल लाइफ प्रॉब्लम को हमने किस में कन्वर्ट किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। यहां पे तुझे सिर्फ क्वाड्रेटिक, इन सिचुएशंस की सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, इससे आगे तुझे नहीं जाना है। या तूने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तुझे यहीं पे रुकना है, इससे आगे तुझे नहीं जाना है। इससे आगे जो अभी मैंने सिखाया भी नहीं, तू बोलेगा सर पॉलिनोमियल्स में तो आपने सिखाया, लेकिन पॉलिनोमियल्स में मैंने अभी एक ही मेथड सिखाया, फैक्टराइजेशन या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। लेकिन तुझे यहाँ पे वो अप्लाई नहीं करना है। मैं तुम्हें आराम से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, फैक्टराइजेशन मेथड आज ही के लेक्चर में नहीं, या आज के लेक्चर में या कल के लेक्चर में नहीं से सिखाऊंगा। अभी तुझे इन प्रॉब्लम्स में सिर्फ क्या करनी है, हम सीक्वेंस वाइज चल रही है, अभी तुझे सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, वो तुझे आई ही बनानी, सॉल्व करनी अभी तुझे नहीं है, मतलब x के वैल्यूज अभी तुझे नहीं निकालने। दैट मींस यहाँ पे तुझे इस सिचुएशन की सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, इस सिचुएशन की भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, जो भी सिचुएशन होगी उसकी सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, आपको सॉल्व नहीं करनी है। अब हम एक करके इन प्रॉब्लम्स को क्या करेंगे, सॉल्व। जरा जल्दी मुझे बोल, पहली प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, या पहली सिचुएशन बोल, वर्ड प्रॉब्लम बोल। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर। हमारे पास रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया देखिए 5 to 8 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स, लेंथ मीटर्स में क्या है, 1 more than twice its breadth। ये चीजें जो है ना वर्ड प्रॉब्लम आपको समझ आनी चाहिए। कह रहा है कि जो ये लेंथ इस रेक्टेंगुलर प्लॉट की, जिस प्लॉट का एरिया है 5 to 8, वो मीटर्स में है 1 more than twice its breadth। याद रखना, जिस मतलब फॉर एग्जांपल आपको लेंथ देके इन टर्म्स ऑफ ब्रेड्थ, दैट मींस यू विल लेट ब्रेड्थ नॉट लेंथ। तुझे समझ नहीं आया, अगर तुझे कोई भी चीज देके इन टर्म्स ऑफ सम सेकंड थिंग, लेट ऑफ सेकंड थिंग को x करोगे, फर्स्ट थिंग फिर खुद ही आएगा इन टर्म्स ऑफ x। तुझे समझ नहीं आया, मैं यहां पे बोल रहा हूं, यहां पे हमारे पास देखिए लेंथ इन टर्म्स ऑफ ब्रेड्थ, दैट मींस मुझे लेट करना है ब्रेड्थ। मैं क्या लिखूंगा सोल्यूशन में, लेट द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, जो हमारे पास रेक्टेंगुलर प्लॉट है, लेट द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, जो हमारे पास रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसकी जो ब्रेड्थ है वो मैं लेट करूंगा bx मीटर्स, क्योंकि यहाँ पे लेंथ भी है मीटर्स में, ऑब्वियसली दैट मींस आई विल टेक ब्रेड्थ आल्सो इन मीटर्स।
x मीटर्स मैंने ली ब्रेड्थ, लेकिन देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट कितना होगा, लेंथ वही से क्वेश्चन बोल रहा है, ब्रेड्थ मैंने खुद लेट की, लेंथ कितना क्वेश्चन बोल रहा है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू, जरा मुझे बताओ, लेंथ बोल रहा है 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, 1 मतलब 1 मोर देन मींस प्लस ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, दैट मींस 2 टाइम्स ब्रेड्थ, क्या मैंने लेट की, x खत्म बात, तुझे समझ नहीं आया। लेकिन लेंथ किस ब्रेड्थ की, सॉरी ये क्या है, लेंथ किस में है, मीटर्स में, क्योंकि ब्रेड्थ भी मैंने मीटर्स में ली, लेंथ भी मुझे लेनी है मीटर्स में, और वहां से भी कह रहा है ये जो लेंथ है वो मीटर्स में है। मुझे पता सबसे इंपॉर्टेंट है ये आपको लिखना आना चाहिए। बोल क्या रहा था, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, 1 मोर मींस प्लस ट्वाइस its breadth. Had it been the length of the rectangular plot is twice its breadth, simply आता फिर 2x, that means length हम breadth हमने लेट की x, हमारे पास length क्या आई हमारे पास 1 plus 2x। जरा मुझे पता एरिया हमारे पास देखिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, अरे तुझे समझ नहीं आया, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट हमारे पास देखिए दैट इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। वही नो, क्या हमें पता है हमने क्या बनानी है इस सिचुएशन की, हमने बनानी है इस सिचुएशन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अरे यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिचुएशन की कैसे बनती है, या वर्ड प्रॉब्लम की क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनती है, आपको सॉल्व करना है उस मतलब सिचुएशन को। आपने क्या देखो, आपको कैसे सॉल्व करना है, आपको यहाँ पे इस सिचुएशन को सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे आप करोगे इस सिचुएशन को, आपको लेंथ देके, आपको ब्रेड्थ देके, मतलब देके नहीं है, मैं वैल्यू नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे आपने लेट किया ना x, दैट मींस आपके पास है लेंथ ब्रेड्थ, सॉरी ब्रेड्थ है ना 1 plus 2x लेंथ, दैट मींस आपके पास है लेंथ, आपके पास एरिया भी है। एरिया लेंथ और ब्रेड्थ के दरमियान क्या तुझे पता है कोई रिलेशन होती है, यस सर वी नो, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, हमें पता है एरिया की फॉर्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, सर मुझे तो पता ही नहीं है। अब याद रख, अब से किसी भी रेक्टेंगल का एरिया होता है उसकी लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। जरा मुझे बता विच इंप्लाइज एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या है 528 मीटर स्क्वायर, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या है दैट इज 1 plus 2x इनटू ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या है x, विच इंप्लाइज टू, इसको फिर फर्दर सॉल्व करो, 528 इज इक्वल टू 1 इंटू x क्या हुआ x प्लस 2 इंटू सो x इंटू x हुआ x क्या दैट मींस 2x स्क्वायर, वही कल वाला x को पहले करेंगे 1 के साथ फिर 2x के साथ, विच इंप्लाइज टू, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे अच्छे से दैट इज 2x स्क्वायर प्लस x, ये है ना राइट हैंड साइड, इसको मैं लाऊंगा लेफ्ट हैंड साइड में, फिर ये है ना इसको मैं लाऊंगा यहाँ से 528, कोई प्रॉब्लम मत हुई, विच इंप्लाइज टू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दैट मींस मैंने इस प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट किया इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही तो मुझे क्वेश्चन कह रहा था कि आप सिर्फ रिप्रेजेंट करके तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब कोई बच्चा ज्यादा काबिल है, वो कहते हैं सर मुझे मजा नहीं आया, मैं यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ भी फाइंड करूंगा। याद रखना लेंथ और ब्रेड्थ भी फाइंड करूंगा, लेकिन तुझे डायरेक्टली क्या मिलेगी, तुझे डायरेक्टली मिलेगी ब्रेड्थ, क्योंकि ब्रेड्थ मैंने एक्स लेट किया है। जरा मुझे बताओ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब तू सॉल्व करेगा, सॉल्व करने का मतलब तू x का वैल्यू निकालेगा, मतलब रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालेगा। मुझे बता उस x का जो वैल्यू होगा वही क्या रिप्रेजेंट करेगा, ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट। फिर तुझे लेंथ आराम से निकालनी आएगी। लेट अस सपोज x निकलेगा 10, 2 इंटू 10 हुआ 20, 20 प्लस 1 हुआ 21 मीटर आएगी, What we call as breadth। मगर मुझे वहां यहाँ पे वो नहीं करना है, हालांकि आप कर भी सकते हो लेकिन आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, अपनी मतलब सर्टिफिकेशन के लिए यहाँ पे x का वैल्यू निकाल भी सकते हो, आपको मिलेगी लेंथ भी ब्रेड्थ भी। ये रियल लाइफ प्रॉब्लम है, ये सिचुएशन है, आपको मतलब जो लेंथ और ब्रेड्थ अगर आप चाहिए निकाल भी सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन मसला मुझे यहाँ पे कहना ये है कि हम कैसे सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। आसान, बिल्कुल आसान, क्या प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब लेंथ भी देके ब्रेड्थ भी देके, मतलब मुझे एरिया लेंथ भी पता है, एरिया ब्रेड्थ भी पता है, एरिया भी पता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है एरिया। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास निकलेगी लेंथ और ब्रेड्थ। लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही जितनी रखनी है, हमने इसको सॉल्व नहीं करना है, तो मैं इसको यहीं पे लिखूंगा देयरफॉर 2x स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे लास्ट पे, देयरफॉर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 रिप्रेजेंट्स, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो रिप्रेजेंट करती है
represents the above situation। तू लिख सकता है इसको लास्ट पे, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो रिप्रेजेंट करती है, या therefore quadratic equation 2x square plus x minus 2/8 represents the above situation। आपने निकाला था ना वही, आप इनको इन द फॉर्म ऑफ इन सिचुएशंस को इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखिए। आपने कहा था 2x square plus x minus 5 to 8 represents the above situation। यहाँ कोई बच्चा अगर ज्यादा ही लिखना चाहेगा वो लिखना चाहेगा the length and breadth of the plot satisfies the quadratic equation 2x square plus x minus 5 to 8। कोई बच्चा अगर लिखना चाहेगा, क्योंकि सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होगा, वो जो लेंथ और ब्रेड, हालांकि ब्रेड है डायरेक्टली, क्योंकि हमें x मिलेगा ना डायरेक्टली, हमने क्या निकालना है, हमने यहाँ इस इक्वेशन से थोड़ी 1 + 2x मिलेगा, हमें x मिलेगा, ब्रेड निकलेगी। असल में फिर मैं ब्रेड से आराम से निकाल सकता हूँ लेंथ, वो तो कोई मसला ही नहीं है, लेकिन असल में मसला है लेंथ, ब्रेड निकालना है। आप यहाँ पे लिख सकते हो therefore the breadth of the rectangular plot satisfies the quadratic equation 2x square plus x minus 5 to 8। सेटिस्फाई करने का मतलब जो ये ब्रेड्थ होगी रेक्टेंगुलर प्लॉट, वही होगा रूट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वही होगा सॉल्यूशन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्योंकि जब तू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेगा वही रिप्रेजेंट करेगा ब्रेड्थ को। यहां मैं कह सकता हूं मतलब इनवर्स ब्रेड्थ ही होगा, मतलब ब्रेड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगुलर प्लॉट दैट्स x, वही है ना सॉल्यूशन इज व्हाट वी कॉल एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब ऑफ x। इसके बाद है पार्ट सेकंड ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। कह रहा है, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कह रहा है कि जो प्रोडक्ट है दो पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का मतलब जरा मुझे बताओ, 4 का इंटीजर कंसेक्यूटिव नंबर कौन है, 5 का कंसेक्यूटिव नंबर कौन है, 6 का कंसेक्यूटिव नंबर कौन है, 7, 10 का कंसेक्यूटिव नंबर कौन है, 11 का कंसेक्यूटिव नंबर कौन है, 12। मुझे बता रहा है ये जो दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है इनका प्रोडक्ट है 306। मुझे बताना है वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। जरा मुझे बताओ, अगर मैं एक कंसेक्यूटिव इंटीजर को लेट करूंगा, लेट द वन पॉजिटिव इंटीजर, मैं एक पॉजिटिव इंटीजर जो हमारे पास है उसको मान के चलूंगा x, लेट द वन पॉजिटिव इंटीजर, एक जो पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास है bx, इसको मैं मान के चलूंगा x। Therefore अनदर इंटीजर कौन सा होगा, जरा जल्दी जल्दी मुझे बताओ। अगर मैंने एक किया लेट x कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी 1 2 3 4 5 9 10 11 12। मुझे पता अगर ये 11 है, नेक्स्ट क्या होगा, 12 कंसेक्यूटिव है, कंसेक्यूटिव मतलब उसके बाद जो होगा, अगर एक x है उसके बाद दूसरा क्या होगा, x + 1, क्योंकि 12 का कंसेक्यूटिव 13, दैट्स 12 + 1। दूसरा का therefore दूसरा इंटीजर क्या होगा, सेकंड इंटीजर इज इक्वल टू x + 1। आल्सो हमें देखिए प्रोडक्ट भी देखिए दो कंसेक्यूटिव इंटीजर का, अरे यार प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स हमें देखिए, दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट भी हमें देखिए, कितना है दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट, 306। जरा मुझे बता प्रोडक्ट कितना है दो इंटीजर्स का, 306। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि दो इंटीजर्स का हमें प्रोडक्ट भी देखिए, एक इंटीजर क्या है हमने लेट किया x, दूसरा क्या है x + 1, दैट मींस इन दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट कितना है 306। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगी, जनरली तो इसको सॉल्व करेगा, इस मतलब इस जो हमारे पास ये देखिए व्हाट वी कॉल सिचुएशन, इसको तो सॉल्व करेगा, तो कोशिश करेगा फाइंड आउट द टू इंटीजर्स। सॉल्व कैसे करेंगे सर, एक है x, दूसरा है x + 1, इनकी प्रोडक्ट हमें इनका प्रोडक्ट देखिए 306। देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ x × x + 1 जो हमारे पास है दैट इज इक्वल टू 306, which implies to x × x क्या है, x² + x × 1 है x, यह आएगा यहाँ से -306 इज इक्वल टू 0। खत्म बात। हमारे पास हमने इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट किया क्या, इन द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट मीन्स दिस सिचुएशन कॉरस्पॉन्ड्स टू दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। खत्म बात। अगर अब तुझे दो इंटीजर्स निकालने, लेकिन तुझे डायरेक्टली इससे कौन इंटीजर मिलेगा, पहला इंटीजर x,
अब पहला इंटीजर मिला 10, दूसरा क्या होगा 10 + 1 दैट्स 11। अगर पहला इंटीजर मिला 12 दैट्स दूसरा कौन होगा 12 + 1 दैट्स 13। जरा मुझे बताओ इससे तुझे क्या मिलेगा, पहला इंटीजर कैसे मिलेगा, इसके सॉल्यूशंस फाइंड कर। सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है, रूट्स फाइंड कर। रूट्स कैसे फाइंड करेंगे सर, अभी एक हमने मेथड्स डिफरेंट पढ़ने हैं उसको फाइंड करने के लिए, लेकिन अभी तू एक ही मेथड को जानता है फैक्टराइजेशन से, तो उसको फैक्टराइजेशन से x के वैल्यू पुट कर सकता है। यहाँ पे तुझे x का वैल्यू निकलेगा, x का वैल्यू निकलेगा वही है ना पॉजिटिव इंटीजर, दैट मींस इसको सॉल्व करने के बाद जो x का वैल्यू निकलेगा वही है ना एक पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा तो खुद ही मिलेगा फिर x + 1। मैं इसको यहाँ पे क्या लिखूंगा, देयरफॉर मैं लिखूंगा देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + x - 306 = 0 रिप्रेजेंट्स अबोव सिचुएशन। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो रिप्रेजेंट करती है किसको, अबोव सिचुएशन को। यहाँ अगर तू ये थोड़ा सा छोटा ही बन गया ना, अगर तू ज्यादा अच्छे से लिखना चाहेगा तो लिखेगा। यहाँ पे मैंने क्या किया था, 1 पॉजिटिव इंटीजर, ऑल्सो 1 पॉजिटिव इंटीजर जो हमने x किया लेट, 1 पॉजिटिव इंटीजर, ऑल्सो 1 पॉजिटिव इंटीजर जो हमने x लेट किया। अरे तुझे समझ नहीं आया, जो पहला पॉजिटिव इंटीजर हमने लेट किया x, वो सेटिस्फाई करेगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ये वर्ड जो है ना, ये अच्छा वर्ड है लिखने के लिए, सेटिस्फाइज दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सेटिस्फाइज दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट्स x² + x - 306 = 0। जरा मुझे जल्दी जल्दी बताओ इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 1 पॉजिटिव इंटीजर x है वो सेटिस्फाई करेगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। मतलब जो ये पॉजिटिव इंटीजर होगा, मतलब जो पॉजिटिव इंटीजर x होगा, x कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4, वो सेटिस्फाई करेगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। मतलब वो रूट होगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, मतलब वो 0 होगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्यों, क्योंकि जब मैं इसको सॉल्व करूंगा मुझे मिलेगा x, और वही x क्या रिप्रेजेंट करेगा, व्हाट वी कॉल एज 1 पॉजिटिव। जब वही x 1 पॉजिटिव इंटीजर रिप्रेजेंट करेगा, मैं इनवर्स भी बोल सकता हूं ना, जो ये 1 पॉजिटिव इंटीजर होगा वो सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। अरे यार वो जो x है ना वो इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मुझे मिलेगा, वो इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट होगा। जब वो इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट होगा, दैट मींस मैं कह सकता हूं ना कि ये जो x वैल्यू है, वो जो पॉजिटिव इंटीजर होगा वो सेटिस्फाई करेगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। सेटिस्फाई करने का मतलब वो इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट होगा। इसके बाद और 2 प्रॉब्लम्स हमारे पास है, उन 2 सिचुएशंस को मैं यहाँ पे लिखता हूँ और उसके बाद हम इनको सॉल्व करते हैं। इसके बाद है हमारे पास थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज रोहन्स मदर इज 26 years older than him. The product of their age in years 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. क्वेश्चन कह रहा है कि जो रोहन की माँ है वो 26 साल बड़ी है रोहन से। मतलब अगर रोहन की माँ 36 years की है, रोहन 10 साल का, मतलब 26 साल बड़ी है रोहन से। फिर क्या और एक बात बता रहा है क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, जो इनकी एज इसका प्रोडक्ट है, लेकिन 3 years फ्रॉम नाउ, प्रेजेंट सिनेरियो से 3 साल आगे, वो क्या है उनकी प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट उनकी एज इसका 360। वी विल लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। दिस डिनोट्स प्रेजेंट, कंफ्यूज मत होना। हम इसको पहले लिखेंगे, हमें क्या देखे, मुझे देखिए रोहन्स मदर इज 26 year older than him। दैट मीन्स मुझे, अभी मैंने बोला था, मुझे रोहन की माँ की एज देखिए कैसे, इन टर्म्स ऑफ रोहन्स एज। दैट मीन्स आई हैव टू लेट रोहन्स एज टू एन एक्स। तुझे समझ नहीं आया, मुझे रोहन के माँ की एज देखे है, वो 26 साल बड़ी है रोहन से। दैट मीन्स कि मुझे रोहन की एज लेट करनी है, न कि रोहन की माँ की एज। मैं करूंगा लेट द रोहन्स मदर्स एज, सॉरी लेट द रोहन्स एज, लेट द रोहन्स प्रेजेंट एज। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ प्रेजेंट, प्रेजेंट वर्ड इंपॉर्टेंट यहाँ पे। मैं बात कर रहा हूँ रोहन की जो प्रेजेंट एज है वो मैं मान के चलता हूँ x। जरा मुझे बताओ, अगर रोहन की प्रेजेंट एज, प्रेजेंटली रोहन x साल का, x years, लेट द रोहन्स प्रेजेंट एज भी x years। मुझे बताओ प्रेजेंटली रोहन की माँ कितनी बड़ी है रोहन से, 26 साल। दैट मीन्स देयरफॉर रोहन्स मदर्स एज, देयरफॉर मुझे जल्दी जल्दी बताओ रोहन के माँ की एज, जल्दी जल्दी बताओ। देयरफॉर रोहन्स मदर्स एज, अगर वो मतलब x साल का रोहन है, दैट मीन्स उसकी जो माँ की एज दैट विल बी x + 26 years। तुझे समझ नहीं आया, ये तो क्वेश्चन वही से बोल रहा है, अगर इसकी प्रेजेंट एज है x
तो रोहन की माँ की जो एज है वो है x + 26 ईयर्स। मगर मुझे क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस, अभी प्रेजेंट एजेस का प्रोडक्ट नहीं। यही कंफ्यूजन, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। वो कह रहे हैं कि ये जो रोहन और रोहन की माँ का मतलब रोहन और रोहन की माँ की जो एजेस है, इनका जो प्रोडक्ट प्रेजेंटली है 360। ना ना ना, यहाँ पे देख, ये बोल रहा है कि जो इनकी एजेस का प्रोडक्ट है वो है 360, लेकिन 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अब मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 साल जब हो जाएंगे, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ मतलब 3 ईयर्स फ्रॉम प्रेजेंट सिनेरियो से जब 3 साल हो जाएंगे, मुझे बताओ रोहन की एज क्या होगी, x ही। अरे यार 3 साल में कुछ नहीं बढ़ेगा, ये 3 साल में बढ़ेगा नहीं, 3 साल, x + 3 ईयर्स रोहन की एज होगी। मुझे पता 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। बहुत सारे बच्चे प्रोडक्ट करते हैं x और x + 26 का, अरे गलत कर रहे हो। ये कह रहा है कि 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद। लेकिन मैं चेक करूंगा 3 साल बाद रोहन की कितनी एज होगी और रोहन की माँ की कितनी एज होगी, फिर मैं उनका प्रोडक्ट करूंगा। 3 साल बाद जो इनकी एज होगी उनका मुझे प्रोडक्ट करना है। 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मुझे बता रोहन की एज। अरे यार x + 3 ईयर्स, खत्म बात। मुझे बता 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ रोहन मदर्स एज। अरे यार रोहन मदर्स एज, जल्दी जल्दी बताओ, रोहन मदर्स एज। रोहन की माँ की एज क्या होगी, रोहन मदर्स एज विल बी x + 26 + 3। प्रेजेंटली, ये बात को कंफ्यूज नहीं होना, x + 26 रोहन की माँ की प्रेजेंट एज है, x + 26 रोहन की माँ की प्रेजेंट एज है। मुझे बताओ 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ इसकी एज कितनी होगी, x + 26 + 3 दैट विल बी x + 29। चलो आपके लिए लिखता हूं मैं x + 26 + 3 years, that will be equal to x + 26 + 3 that will be equal to x + 29 years अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या मुझे बता रहा है क्वेश्चन, क्या मुझे क्वेश्चन नहीं बता रहा है कि 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ जो इनकी एजेस का प्रोडक्ट होगा वो होगा 360, दैट मीन्स x + 3 इंटू इसकी एज है x + 3, इसकी एज क्या है x + 29, दैट विल बी इक्वल टू क्या 360। जरा आप इसको सॉल्व कर। अरे यार नर्सरी वाला कल पूरा लेक्चर इसी में गया। x × x क्या है, x क्या है, कल पूरा लेक्चर किसने गया, इसको कैसे सॉल्व करते, सिंप्लीफाई। x × x क्या हुआ x², x × 29 क्या हुआ 29x, + 3 × x क्या हुआ 3x, + 3 × 29 हुआ 87 इज इक्वल टू 360, विच इम्प्लाइज टू x², ये आया +29 + 3 आया 32x, ये है ना +87 - 360 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज टू x² +32x, इसकी कोई लाइक टर्म नहीं है, प्लस ये है ना 87, यहाँ पे आएगा -87 - 360, वो आएगा नियर अबाउट यहाँ है ना 60, 20 दैट्स 280, दैट मीन्स इट विल कम आउट टू बी 273, लेकिन -273 is equal to 0. This represents, this quadratic equation corresponds to this problem. Important question, बोर्ड एग्जाम में अक्सर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बेटा, important question, बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस अक्सर आते हैं। That means this quadratic equation represents what we call as this problem, this situation, this real life problem. That means x² + 32x - 273, यहाँ पे इसको लिखेगा तो यहाँ पे therefore क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब बार बार लिखना गलत होता है लेकिन अब क्या करूं मैं आपके लिए, therefore क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 32x - 273 इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स, वो रिप्रेजेंट करती है किसको, रिप्रेजेंट्स द एबो सिचुएशन। एबो सिचुएशन बताओ, रियल लाइफ प्रॉब्लम बताओ, वर्ड प्रॉब्लम बताओ। इसने वर्ड सिचुएशन यूज किया, मैं सिचुएशन ही लिखूंगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है व्हाट वी कॉल एज अबव सिचुएशन। ये कह रहा है ना लास्ट पे, वी नीड टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज। कंफ्यूज नहीं होना, आपने फाइंड नहीं करनी है रोहन्स एज, आपने इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक ही पहुंचाना है। इनडायरेक्टली आपने फाइंड की, जरा कैसे, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट होगा दैट विल बी x, जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट होगा वो x आप निकालोगे ना रूट, वही होगा रोहन्स प्रेजेंट एज, क्योंकि रोहन्स
रोहन प्रेजेंट एज मैंने लेट किया ना x ईयर्स, मुझे पता चल जल्दी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब तू सॉल्व करेगा तुझे क्या मिलेगा, रूट्स जो हम अभी सीखेंगे इसके बाद वाले लेक्चर में जो हम सीखेंगे, तुझे क्या मिलेगा, x का वैल्यू। अब x का वैल्यू जब तुझे मिलेगा, x का वैल्यू ही है ना रोहन प्रेजेंट एज, दैट मींस तूने इसको सिचुएशन बना के दी। अब तुझे यहीं तक बोल रहा है क्वेश्चन रखने के लिए, तुझे यहीं तक रखनी है, वरना रोहन की प्रेजेंट एज अब कोई मसला ही नहीं है ढूंढना, इसको सॉल्व करना है, वहां से x निकलेगा और x ये रोहन की प्रेजेंट एज। देयरफॉर यहां तू लिख सकता है रोहन प्रेजेंट एज x satisfies the quadratic equation x square plus 32x minus 273 is equal to 0। तू क्या लिख सकता है, जो रोहन की प्रेजेंट एज x है वो सेटिस्फाई करेगी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। सेटिस्फाई करने का मतलब वो रूट होगी या वो सॉल्यूशन होगी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। हालांकि तुझे यहां तक रखना है, लेकिन मसला अब एक चीज है, मुझे पता जल्दी जल्दी, यहाँ पे जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तुझे यहीं तक रखना है, क्योंकि तुझे बता रहा है क्वेश्चन सिर्फ रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मे भी कल को बोर्ड पे तुझे इतना ही क्वेश्चन आया, तुझे उसने नहीं बताया ये वाला क्वेश्चन, सिर्फ यहां से लेके यहां तक आया, रोहन ऐसे फाइंड द रोहन प्रेजेंट एज, तब तुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। सर कैसे करेंगे, अभी हम इसके बाद पढ़ेंगे ना सॉल्व कैसे करते हैं। हालांकि एक मेथड तू जानता है, अभी इसके बाद हम पढ़ेंगे ना, हमें क्या मिलेगा यहाँ पे x, और x ही क्या है, रोहन प्रेजेंट एज। तू वहां पे फिर लिखेगा देयरफॉर रोहन प्रेजेंट एज क्या निकलेगा, 10 ईयर्स निकलेगा, 12 ईयर्स निकलेगा, 15 ईयर्स निकलेगा। लेकिन अभी मुझे क्वेश्चन बता रहा है सिर्फ फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक, हालांकि बोर्ड में वो इम्पॉसिबल वो क्वेश्चन है, बहुत कम प्रोबेबिलिटी है उस क्वेश्चन के आने की, लेकिन मे भी कल को उसने नहीं बताया ये रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसने एज क्वेश्चन ऐसे ही डाला। दूसरी एक्सरसाइज में ऐसी आप क्वेश्चंस देखोगे डायरेक्टली वर्ड प्रॉब्लम्स देके, उसमें आपको सीधा सॉल्यूशन करना पड़ता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी भी पड़ती है और सॉल्व भी करनी पड़ती है। वहां पे तू सीख गया होगा कैसे इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन मे भी कल को वो एग्जाम में चालाक होगा, वो यही क्वेश्चन डालेगा। हालांकि उसको डालने के लिए दूसरी एक्सरसाइज के वर्ड प्रॉब्लम्स भी है, लेकिन मे भी हालांकि बोर्ड में बहुत कम प्रोबेबिलिटी है तुझे यही डालेगा, फिर तुझे इस इक्वेशन को वहां पे सॉल्व भी करना है। लेकिन अगर वो बोल रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द व्हाट वी कॉल एज फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो तुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तक ही इसको रखना है। इसके बाद है हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। मैं कह रहा हूं कि अगर तुझे पिछले 3 क्वेश्चन समझ भी नहीं आए, अगर बोर्ड के मार्क्स को मारो गोली, लेकिन इस क्वेश्चन को तू अगर समझेगा ना, दैट मीन्स आज का लेक्चर जो है ना वो तूने पूरी अच्छे से समझा। क्योंकि इन क्वेश्चन में था क्या, थोड़ा सा ये वाला रोहन वाला अच्छा क्वेश्चन था, इससे पहले जो इंटीजर वाला क्वेश्चन था वो भी सिंपल था, या इससे पहले जो क्वेश्चन था वो रेक्टेंगुलर प्लॉट वाला वो भी सिंपल था। हालांकि यहाँ पे थोड़ा मसला था, लेकिन जब तुझे प्रैक्टिस होगी ये भी तुझे मसला नहीं दिखा। लेकिन ये क्वेश्चन है बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो जिससे तुझे पूरा आज का लेक्चर जो है ना, जो हमने जो भी अभी तक पढ़ा, जिससे तुझे पूरा अंडरस्टैंड होगा अगर तुझे ये प्रॉब्लम समझ आई। हालांकि ये प्रॉब्लम दिखती है फिजिक्स की यहाँ पे, लेकिन तेरे मैथमेटिक्स में डाली गई है, क्योंकि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज फॉर फिजिक्स। इसकी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। हालांकि ऐसा ही क्वेश्चन हमारे पास शायद नेक्स्ट एक्सरसाइज में है, जिसको हमने पूरा सॉल्व करना होता है। वहां पे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बनानी होती है और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को साथ में हमने सॉल्व भी करना होता है। चलो हम पहले इसी को क्वेश्चन को हम पहले इस यहाँ पे इसकी क्या बनाएंगे, दैट पार्ट नंबर 4 की क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ए ट्रेन ट्रेवल्स डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन जो है ये ट्रेवल करती है एक डिस्टेंस कितनी, 480 किलोमीटर्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। कुछ स्पीड है इसकी लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड है। मैंने आपको ना शायद वो मैंने फिजिक्स में पढ़ाया था, आप मैथमेटिक्स देखते हो, मे बी आप सिर्फ मैथमेटिक्स देखते होंगे, ये मैंने फिजिक्स में भी पढ़ाया है। अगर आप देख सकते हो मैंने मोशन पे भी लेक्चर दिया है, वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन अच्छे से किया है स्पीड क्या होती है, यूनिफॉर्म स्पीड अगर आपको पढ़ना होगा। यहाँ पे मैं फिर से रिपीट करता हूँ, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है कॉन्स्टेंट स्पीड। मतलब अगर इसकी 40 किलोमीटर पर आवर मतलब 40 ही, 50 है 50, चेंज नहीं होगी स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस पर आवर, कह रहा है कि जो इसकी स्पीड थी, लेट अस सपोज इसकी स्पीड थी 40 या इसकी स्पीड थी 50, अभी इसकी स्पीड थी 50 मतलब किलोमीटर्स पर आवर, और ये डिस्टेंस कितनी ट्रैवल कर रही है 480 किलोमीटर। ये कह रही है कि अगर इसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस होती, मगर अगर इसकी पहले होती 50 और अब बाद में कितनी है 42, या पहले होती 40 अब बाद में कितनी है 32 लेस,
देन इट कुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर। कॉमन सेंस की बात है, अगर स्पीड कम होती पहले से, अगर फॉर एग्जाम्पल 8 किलोमीटर का और कितनी होगी लेकिन कम होती, टाइम इसको ज्यादा लगेगा। ओब्वियसली बात है, अगर आप किसी डिस्टेंस को कवर कर रहे हो, स्पीड आपकी ज्यादा है, टाइम कम लगेगा, क्योंकि स्पीड और टाइम के दरमियान इनवर्स रिलेशन है। हालांकि लेमैन भी समझ सकता है, अगर तेज इंसान दौड़ेगा तो टाइम कम लगेगा। अब स्पीड कम है, इसको 3 आवर ज्यादा लगेंगे। हमने फाइंड करनी है स्पीड ऑफ द ट्रेन, हमने फाइंड करनी है, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। देखो मैं करूंगा लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर्स। यहां पे अच्छे से आप देखना मैं क्या करूंगा, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, मैं लूंगा जो स्पीड है ट्रेन की, जो ओरिजिनल स्पीड है, 8 किलोमीटर लेस वेस नहीं, जो ओरिजिनल स्पीड है वही हमने निकालनी है और उसी को मैं लेट करूंगा। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी, मैं लूंगा वो x किलोमीटर्स पर आवर है। सिंपल बात को समझना बात को। मैं कह रहा हूं कि स्पीड ऑफ द ट्रेन जो ओरिजिनली थी ट्रेन की वो है x किलोमीटर्स पर आवर। मुझे बताओ डिस्टेंस कितनी इसको ट्रेवल करनी है, डिस्टेंस ट्रेवलर बाय ट्रेन। अरे यार डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रही है ट्रेन, वो देखिए 480 किलोमीटर्स। देख अगर इससे सिंपल मैं समझाने की इसको कोशिश करूंगा, ट्रेन एक है, इसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, इसको डिस्टेंस ट्रैवल करनी है 480 किलोमीटर्स। इसको कुछ टाइम लगता है, लेट सपोज कुछ टाइम लगेगा x आवर्स इसको, या y आवर्स इसको लगते हैं, या इसको बोलो तुम 10 आवर्स लगते हैं। इसके बाद कह रहा है अगर इन्हीं 480 किलोमीटर्स को इसको फिर से कवर करना है, लेकिन अब जो स्पीड इसकी है वो है 8 किलोमीटर पर आवर लेस। मतलब अगर पहले थी x स्पीड अब है x माइनस 8, अगर पहले थी 50 अब है 50 माइनस 8, अगर पहले थी 60 माइनस 8। अब लेकिन जो इसको टाइम है वो लग रहा है जो पहले टाइम लग रहा था, फॉर एग्जांपल 10 घंटे, अब लग रहे हैं 3 आवर ज्यादा। ओब्वियसली बात है स्पीड कम है टाइम लगेगा ज्यादा, क्योंकि स्पीड एंड टाइम की इनवर्स रिलेशन होती है। जरा मुझे बता अब कितना टाइम लगेगा, 10 + 3 13 आवर्स। हमने फाइंड करनी है स्पीड ऑफ द ट्रेन। अरे मैंने क्या लेट किया, मैंने लेट किया स्पीड ऑफ द ट्रेन भी x किलोमीटर पर आवर। मैंने कहा डिस्टेंस ट्रेवल कितनी कर रही है ट्रेन, 48 किलोमीटर पर व्हाट वी कॉल 48 किलोमीटर्स। जरा मुझे बताओ डिस्टेंस भी हमें दी है, स्पीड भी हमें यहाँ पे लेट की, मुझे बताओ क्या मुझे टाइम निकलेगा। सर हम टाइम क्यों पहले निकालेंगे, क्योंकि ये कह रहा है ना दूसरा वाला जो केस है, इसमें 2 केस है, पहला वाला जब ये x से चलता है, दूसरा वाला केस जब ये x माइनस 8 से चल रहा है। 2 केस, ये कह रहे हैं दूसरे केस में टाइम लगता है 3 आवर ज्यादा। मैं कहता हूँ नॉर्मली कितना टाइम लगेगा, तुझे समझ नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूँ नॉर्मली पहले इसको कितना टाइम लगेगा। मैं कह रहा हूँ जो वी नो हमें पता है, दिस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम विच इम्प्लाइज टू, स्पीड हमारे पास है x किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू डिस्टेंस हमारे पास है 480, टाइम है हमारे पास t विच इम्प्लाइज टू, जो हमारे पास टाइम निकला बराबर वो निकला हमारे पास बराबर 480 प्लस, लेकिन x, लेकिन टाइम का यूनिट क्या आएगा, आवर्स। तुझे समझ नहीं आया क्यों आया 480 डिवाइड बाय x आवर्स, क्योंकि स्पीड देखिए किलोमीटर पर आवर, और जो हमारे पास व्हाट वी कॉल एज स्पीड हमारे पास है x किलोमीटर पर आवर में, और जो हमारे पास डिस्टेंस है दैट्स किलोमीटर, किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा और आएगा स्पीड आई। मुझे पता 480 बाय x आवर्स इसको कब लगते हैं, जब ये नॉर्मली x स्पीड से चलती है ट्रेन। अब दूसरा केस, दिस इज केस सेकंड, दिस इज केस सेकंड, हमारे पास केस सेकंड है। अब दिस इज केस सेकंड, इसको यहां से तू कवर करिए, इसके साथ नहीं है। केस सेकंड क्या है हमारे पास, स्पीड ऑफ द ट्रेन अब है x नहीं x माइनस 8। केस सेकंड इज स्पीड है हमारे पास, स्पीड ऑफ ट्रेन। अब स्पीड ऑफ द ट्रेन हमारे पास x नहीं है, पहले वाले केस में स्पीड ऑफ द x थी, टाइम लगता था 480 डिवाइड बाय x, और व्हाट वी कॉल एज डिस्टेंस ट्रैवल करनी थी 480 किलोमीटर। अब है स्पीड ऑफ द x माइनस 8, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ही बोल रहा है 8 किलोमीटर पर आवर लेस, दैट मींस x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। अच्छा मुझे बोला अब कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस की ये कोई चेंज नहीं कर रहा है, डिस्टेंस उतनी है, डिस्टेंस अब ट्रैवल कर रहा है 480 किलोमीटर्स। लेकिन अब मुझे बताओ टाइम इसको उतना ही लगेगा कि ज्यादा लगेगा। अरे यार ओब्वियसली टाइम तो उतना लगेगा नहीं, क्यों, क्योंकि स्पीड कम हुई, अब टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन टाइम वो वही से बता रहे 3 आवर ज्यादा लग रहा है। मुझे समझ नहीं आया, वो वहीं से पहले मैं निकालूंगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इसको टाइम कितना लगेगा, फिर मैं उसी टाइम को इक्वेट करूंगा ये टाइम प्लस 3 आवर्स के बराबर, तुझे कोऑर्डिनेट इक्वेशन मिल जाएगी।
अरे यार, मैं कह रहा हूँ पहले मैं देखूंगा नॉर्मली इसको कितना टाइम लगेगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, फिर उसी टाइम को मैं इक्वेट करूंगा दिस टाइम प्लस 3 आवर्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मैं करूंगा पहले दूसरे वाले केस में कितना टाइम लगेगा, लेट अस सपोज दूसरे वाले केस में मुझे कुछ इक्वेशन मिलेगी टाइम की, फिर मैं उसी टाइम को इक्वेट करूंगा दिस टाइम प्लस 3 आवर्स, क्योंकि ये बता रहा है ना पहले से 3 आवर ज्यादा लगता है, पहले कितना लगता था इतना, प्लस 3 आवर ज्यादा लगता है। कौन सा टाइम, ये दूसरे वाले केस में टाइम, तुझे समझ नहीं आया, मुझे बताओ यहाँ पे टाइम कितना लगेगा, वही नो, यहाँ पे भी मैं लिखूंगा वही नो, डिस्टेंस इज इक्वल टू सॉरी स्पीड इज इक्वल टू, यहाँ टाइम सीधा लिख, टाइम जो होता है बराबर वो हमारे पास होता है बराबर डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। मुझे बताओ टाइम क्या है, डिस्टेंस 480 किलोमीटर डिवाइड बाय स्पीड क्या है x माइनस 8, लेकिन ये भी किस में आएगा, आवर्स में। मुझे पता ये कब है टाइम, दूसरे वाले केस में, लेकिन ये कह रहे हैं कि यही टाइम है बराबर दिस टाइम प्लस 3 आवर्स। तुझे समझने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, यही टाइम है बराबर, यही जो दूसरे वाले केस में इसको टाइम लग रहा है यही टाइम है बराबर पहले वाले केस में कितना टाइम लग रहा था, प्लस 3 आवर्स, कह रहे हैं 3 आवर्स मोर। मैं इसको यहाँ पे रब करता हूँ, फिर हम लिखेंगे इसको। जरा जल्दी जल्दी मुझे बताओ, जल्दी जल्दी मुझे बताओ। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। जरा मुझे बताओ ये क्या है टाइम दूसरे वाले केस में, लेकिन यही टाइम किसके बराबर है, पहले वाले केस में कितना इसका टाइम लग रहा था, प्लस 3 आवर्स, क्योंकि सेकंड वाले केस में ये क्वेश्चन ही बता रहा है टाइम में 3 आवर्स मोर, दैट मींस 3 आवर्स मोर किससे, पहले वाले केस में। देयरफॉर मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देयरफॉर मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जरा मुझे बता अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो ये टाइम है 480, दैट मीन्स यहाँ पे मैं इसको टी डैश लिखूंगा, चलो अच्छे से ही लिखेंगे इसको। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो टी डैश होगा मतलब जो सेकंड वाले केस में टाइम निकलेगा, तुझे समझ नहीं, जो सेकंड वाले केस में इसको ट्रेन को टाइम लगेगा वो बराबर है पहले वाले केस में कितना टाइम लगा, प्लस 3 आवर्स। तुझे समझ नहीं आया, पहले वाले केस में इसको टाइम कितना लगा, प्लस 3 आवर्स। मुझे पता जल्दी जल्दी, ये जो टी डैश है ये हमारे पास कितना टाइम निकला, 480 डिवाइडेड बाई x माइनस 8 is equal to this time t, that is 480 डिवाइड बाई टी। असल में सिर्फ एक ही पॉइंट यहाँ पे समझना है, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, वो ये पॉइंट है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब जो ये टी डैश है जो हमने दूसरा टाइम निकाला, जब ट्रेन को टाइम लगता है जब इसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम होगी, यही बता रहा है ना क्वेश्चन, वो है 3 आवर्स मोर देन फर्स्ट टाइम, मतलब ये प्लस 3 आवर्स, लेकिन ये टाइम भी हमने किया ना एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन, दैट मींस ये है बराबर दिस प्लस व्हाट वी कॉल 3 आवर्स। खत्म बात। जरा मुझे बताओ 480 इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, दैट्स 480 डिवाइडेड बाय x माइनस 8 इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको हम कैसे सॉल्व, चलो इसको हम यहाँ से ट्रांसफर करेंगे, 480 डिवाइडेड बाई t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। जरा जल्दी जल्दी बोल, जल्दी जल्दी बोल, 480 डिवाइड बाई t नहीं आएगा, 480 डिवाइड बाई x आएगा, मैंने क्या t लिखा, 480 डिवाइड बाई x आएगा, यह ना यहाँ पे 480 डिवाइड बाई x, t का वैल्यू है 480 डिवाइड बाई x, 480 डिवाइड बाई x माइनस 3 विच इम्प्लाइज 480 इंटू x क्या हुआ, यहाँ 480 को कॉमन निकालते हैं हम, 480 को हम कॉमन निकालते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या बचा 1 डिवाइड बाई x माइनस 8 माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज टू, हम यहाँ पे 480 इंटू, जरा मुझे जल्दी जल्दी बता 1 इंटू x क्या होता है, x माइनस 8 इंटू 1 क्या होता है, x माइनस 8 डिवाइडेड बाई x इंटू x क्या होता है, x स्क्वायर। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई सिंपली मैं कर रहा हूँ, पहले x इंटू 1 हुआ है, x माइनस आया, फिर बीच में x माइनस 8 इंटू 1 आया, x माइनस 8, यहाँ पे आएगा x इंटू x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3। चलो इस फिलहाल इसको राइट हैंड साइड में ही ट्रांसफर करते हैं, माइनस 3 को प्लस 3, इससे कैलकुलेशन इजी होगी, विच इम्प्लाइज 480, यहाँ पे हम लिखेंगे ब्रैकेट में, यहाँ पे क्या बचा x, यहाँ पे बचा माइनस x, यहाँ पे माइनस इंटू प्लस आएगा, दैट इज माइनस टू माइनस आएगा प्लस 8 डिवाइडेड बाय हमारे पास आएगा x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3। यहाँ पे सिंपली आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बराबर रिड्यूस करनी है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तभी आपको मार्क्स फुल मिलेंगे, ऐसे ही नहीं चलेगा, कोई यहाँ पे छोड़ेगा। x और x क्या होगा, कैंसल, दैट मीन्स विच इम्प्लाइज टू, यहाँ पे मैं लिखूंगा 480, यहाँ पे आएगा इंटू 8, यहाँ पे क्या आएगा x स्क्वायर माइनस 8x हमारे पास आएगा बराबर 3 के, दैट मीन्स ये है 480 इंटू में ये आएगा यहाँ से डिवाइड। जरा जल्दी जल्दी मुझे बताओ इसको कहाँ से लिखूंगा, चलो इसको भी रब करते हैं हम यहाँ से। देखो यहाँ पे इसको रब करना, यहाँ पे आपने ये नोट किया होगा,
यहाँ पे मैं इसको रब करता हूँ, फिर मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे फॉरवर्ड करता हूँ। ज़रा मुझे जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। यहाँ पे आएगा 8 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, 8 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3 है ना। यहाँ पे इसको ये 480 डिवाइड होगा, विच इम्प्लाइज टू, मैं ऐसे लिखूंगा दैट इज, इसको हम ऐसे करेंगे 3 1 r 3 16 r 48 0 r, दैट मीन्स 160 इंटू 8 हो जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर इंटू 1। जब बीच में साइन ऑफ इक्वालिटी होती है तब क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, लेकिन डिवाइड नहीं होता है फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ज़रा एक्स स्क्वायर, ज़रा मुझे बता, एक्स स्क्वायर इंटू 1 आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x इंटू 1 आएगा 8x इज इक्वल टू 160 इंटू 8, 160 इंटू 8 आएगा नियर अबाउट 8 इंटू 160 क्या आएगा, 8 15 आर हुआ 128, 16 आर क्या हुआ, दैट इज 128, दैट विल इक्वल टू 1280 आएगा ये बराबर, विच इम्प्लाइज टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जो रिप्रेजेंट करेगी इस कंसर्नड सिचुएशन को, इस कॉरस्पॉन्डिंग सिचुएशन को। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैं रूट फाइंड करूंगा, मतलब x का वैल्यू फाइंड करूंगा, वो ये रिप्रेजेंट क्या करेगी, स्पीड ऑफ द ट्रेन। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर इतना ही क्वेश्चन एग्जाम है, हालांकि प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, वो अगर ऐसा क्वेश्चन आए ना वो पहले लिखेगा इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही जितनी बनाओ, लेकिन अगर उसने नहीं लिखा फिर इतना ही, फिर आपको इसको सॉल्व करना कैसे करना है वो मैं भी दिखाऊंगा। असली मसला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना, सॉल्व करने का कोई मसला ही नहीं होता। मैंने पॉलिनोमियल्स में आपको 10-15 इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने सिखाई, अभी भी इससे पहले भी हम 20-25 क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ये तो कोई मसला ही नहीं, ये इजी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है, लेकिन मसला है तुझे यहाँ तक पहुंच जाएगा, इसलिए मसला है यहाँ तक पहुंचना, फिर सॉल्व करना तो ईजी बात है। देयरफॉर मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स, वो रिप्रेजेंट करती है क्या, कॉरस्पॉन्डिंग, या एबो लिखो, कॉरस्पॉन्डिंग लिखो, कॉरस्पॉन्डिंग सिचुएशन लिखो, या एबो सिचुएशन लिखो, कॉरस्पॉन्डिंग सिचुएशन यहाँ लिखो, एबो सिचुएशन, यहाँ पे आप एबो सिचुएशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो रिप्रेजेंट करती है एबो सिचुएशन को। कौन, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल 0। हालांकि क्वेश्चन लंबा हो गया, ये क्वेश्चन वहीं से लंबा था, मैंने कोई अपनी तरह से इसको लंबा नहीं किया। ये था हमारे पास ये जो सिचुएशन है इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या तो लिख सकता है इसको लास्ट पे, या तो लिख सकता है, हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख सकते हैं कि the uniform, what we call as speed of the train satisfies the quadratic equation x square minus 8x minus 1280, क्योंकि speed of the train क्या हमने देख की थी, x, और x क्या है, इसका रूट, इस quadratic equation का रूट क्या करता है, quadratic equation को क्या करता है, सेटिस्फाई। ये हमारे पास थी डिफरेंट सिचुएशंस जिनको हमने रिप्रेजेंट करना था इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वीडियो लंबा हो गया था, वरना मैंने प्लान किया था आज हम सीखेंगे कि फैक्टराइजेशन से, हालांकि वो आपने सीखा है पॉलिनोमियल से, मे भी कुछ बच्चे नए आए होंगे, उनको मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि फैक्टराइजेशन से कैसे हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसके पहले हम इसके बाद हमने और डिफरेंट मेथड्स पढ़नी है जिससे हम सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। क्योंकि ये वीडियो लंबा हो गया, इसमें हम ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और नेक्स्ट वाले लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। फिर उसमें हम डिफरेंट जो हमारे एक्सरसाइज बेस्ड है, दैट इज एक्सरसाइज 2.2, उसको हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।